हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ पीसीए सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ और आज हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग जैव संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जो 1972 में लाया गया था, उसके बारे में जानेंगे। देखो, वैसे तो आप सबको एक वैलिड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम आप 1972 का एक इतना पुराना एक्ट है, इतना पुराना अधिनियम है, उसको आज आप अभी क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब क्या वो इतना रेलेवेंस है उसका, कि क्या ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसके लिए अलग से एक लेक्चर बना रहे हो? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इससे रिलेटेड ना कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। देखो, आपको याद है कि 1970s में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस समय? तो क्योंकि मैंने जेंडर ऑलरेडी बता दिया है तो मुझे लगता है आप इजीली गेस कर पाओगे। तो उस समय मिसेस इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। और आपको पता है ये वही टाइम है, बिकॉज 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था और बांग्लादेश अलग से कंट्री बन के आया था, ठीक है। तो 1971 के वॉर के बारे में जरा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट के साथ साथ। तो 1971 वॉर से रिलेटेड 5 पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आप ही देखोगे ये वो समय है जब वर्ल्ड लेवल पे एक और चीज हो रही थी, वो था पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन, ठीक है। आपको पता है कि पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, जिसको हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये वही पहली कॉन्फ्रेंस थी और यहाँ पे आप देखोगे कि इस कॉन्फ्रेंस में बात करी गई थी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, उसका संरक्षण करने की। इनफैक्ट यहाँ पे बात करी गई थी कि कैसे हमें इलीगल तरीके से जो हंटिंग, पोचिंग है ना, ये सारी चीजें होती है, उनको रोकना पड़ेगा। और इसके लिए कोई ना कोई कंट्रीज को अपने ही लेवल पे, ठीक है, हर कंट्री को अपने लेवल पे कोई ना कोई अधिनियम, कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई लेजिस्लेशन लाने की जरूरत होगी, ठीक है। आप ये मानो ना मानो, लेकिन भारत वो पहला देश था, भारत एक ऐसा देश था जिसने इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आते ही आप देखोगे 2-3 चीजें करी। पहला, एक तो हमने हमारे यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट करके जो एक हम बोलते हैं ना टॉपिक था, उसको बेसिकली हमने कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटी में जब हम पढ़ते हैं तो 3 तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है केंद्र वाली, एक होती है स्टेट वाली और एक होती है ज्वाइंट यानी कॉन्करेंट वाली, जिसपे दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो हमने बेसिकली आके सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट का जो टॉपिक था उसको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला, ठीक है। वो 42nd जो अपना संवैधानिक संशोधन हुआ था ना, उससे, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये करी कि हमने यहाँ पे आके एक नया अधिनियम लाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से, ठीक है। तो हमने बेसिकली वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया 1972 का। और ये जो अधिनियम था, इसमें आप मानोगे नहीं, ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, हार्डली इसमें 6 ही चैप्टर्स हैं, 150 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये एक कहीं ना कहीं आप पता है पूरे विश्व के लिए मिसाल बन के आया कि कैसे एक छोटी सी डेवलपिंग कंट्री अपने पर्यावरण के लिए, अपने वन्य जीव के संरक्षण के लिए एक अधिनियम पास कर सकती है। तो हम बाकी कंट्रीज के लिए मिसाल बने कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने, आप देखोगे, हमारे अधिनियम से समझते हुए, हमारे अधिनियम को देखते हुए अपनी कंट्रीज में ऐसे अधिनियम बनाए, ऐसे लॉज बनाए, ताकि पोचिंग, हंटिंग, इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज बताई है कि कैसे एक इतना पुराना अधिनियम जो है वो इतना ताबड़तोड़ काम कर गया, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि 2020 में एक्चुअली हुआ क्या कि अपना ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, इसमें आप देखोगे समय समय पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे 1992 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें जूस को भी इसके अंदर लिया गया। फिर 2002 में आप देखोगे जो अमेंडमेंट लाया गया, जो उसमें संशोधन किया गया, उसके अंदर कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, सेक्रेड ग्रूव्स वगैरह को ऐड किया गया। फिर इसी में 2006 में आप देखोगे वापस से संशोधन किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर को प्रॉपर लीगल दर्जा देते हुए NTCA को एक लेजिस्लेटिव बॉडी का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे इसमें समय समय पे संशोधन, चेंजेस होते रहे हैं। वापस से आप देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें 2020 में फिर से संशोधन किया गया। अब वो संशोधन डिस्कशन में था। अब आपका काम ये है जो नए चेंजेस इसमें प्रपोज करे गए हैं, जिसमें आप देखोगे बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वो एक्चुअली बहुत सारा क्रिटिसाइज करे थे इस नए संशोधन को। तो आपको ये देखना है कि अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट जिसमें प्रपोज किए गए थे वो क्या थे, ठीक है।
उसमें क्या क्या एक तो प्रपोजल में है, क्योंकि करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है, ठीक है, तो ये आप देखेंगे अपने लेवल पे कि इसमें क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और क्यों इसका इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये सारे नए जो अमेंडमेंट्स में चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और बेसिकली इस वजह से इसमें क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो ऐसे अगर आपने 5-5 पॉइंट्स भी लिख दिए तो मुझे बहुत खुशी होगी और इससे मुझे पता लगेगा कि आप अपने लेक्चर्स में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब एफर्ट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ वन साइडेड एफर्ट हो, मैं एफर्ट डालती रहूं और आप इसमें कुछ ना करो, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों साइड से बराबर एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो एक तो ये वाली चीज हो जाएगी। फिर आप देखोगे ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर इसको मोटा मोटा तरीके से अगर आपको कोई बोले कि इस अधिनियम में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो इस अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। एक तो है इसमें 6 शेड्यूल्स, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, और दूसरी चीज है इसके अंदर बॉडीज, जिनको इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से एक लेजिस्लेटिव बॉडी होने का दर्जा मिला है, ठीक है। तो अब देखो 6 शेड्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे, एक एक शेड्यूल करके सारे शेड्यूल्स को लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बॉडीज की बात कर लेते हैं कि कौन सी बॉडीज हैं, कौन सी अथॉरिटीज हैं जिनको इस अधिनियम के तहत प्रॉपर लीगल दर्जा मिला है, ठीक है। एक तो है आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, ये वही अथॉरिटी है जो आपके प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, ठीक है। और याद रखना ये एक नेशनल लेवल की बॉडी है, और इसमें जो देखो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये बेसिकली जैसे अधिनियम पास हुआ, अब आपको चाहिए था ना इस अधिनियम को लागू करवाने के लिए कोई तो बॉडी हो जो ओवरसी करे पूरे इसके फंक्शंस वगैरह, तो उसके लिए आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई, ठीक है। इसके चेयर कौन है? प्रधानमंत्री। इसके डेप्यूटी चेयर कौन है? अपने जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस वक्त अपने मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये जो बॉडी है ना, इसके पास ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन पावर्स बहुत कम है, ये मोस्टली आपकी एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, ठीक है। किसको एडवाइस देगी? बेसिकली आपकी स्टेट्स को एडवाइस देगी, या आपका कोई नेशनल पार्क बनने वाला है तो उसकी बाउंड्रीज वगैरह को फिक्स करना है, तो वहां पे आप देखोगे ये अपना काम करती है, ठीक है। तो एक तो आपकी हो जाएगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। फिर दूसरी बॉडी जो इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। ये वही बॉडी है जो टाइगर रिजर्व बनाते वक्त काम करती है। ये वही बॉडी है जो आपकी टाइगर सेंसस की रिपोर्ट जो आती है ना हर 4 साल में, उसमें एक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर एक और बॉडी जो आएगी वो आएगी आपकी सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। अब ये सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या है? ये 1992 में बेसिकली जो अपने जितने भी जूज ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, सबकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इंश्योर करने के लिए कि वहां पे सस्टेनेबिलिटी हो रही है, वहां पे एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, वहां ढंग से रखा जा रहा है, तो उसके लिए आप देखोगे अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद एक और है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आप देखोगे 2006-7 के अंदर अंदर इसी अधिनियम के तहत इसको भी एक प्रॉपर लीगल स्टेटस दिया गया, ठीक है। और इसके बाद आपकी मतलब और जो बॉडीज एग्जिस्ट करती है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, आपका स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सारी आप देखोगे इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तरीके से आप देखोगे ये बॉडीज हैं जो आपका ये काम करती है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंडिया में कोई प्राइवेट जू है क्या, तो हाँ, इंडिया में एक प्राइवेट जू है। एक है या 2 है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक तो बहुत ही फेमस प्राइवेट जू है जो आई थिंक बहुत ही बड़ा प्राइवेट जू भी है, और इनफैक्ट अभी आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बोला है कि वो जामनगर में एक सबसे बड़ा, एशिया का आई थिंक सबसे बड़ा जू वो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स जो आपको इंडिया में एक्चुअली मिलते भी नहीं है, वो भी आपको वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिलेटेड इसका पार्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया बॉडीज वाला पार्ट। अब हम आते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया है। तो ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर आते हैं आपके 6 शेड्यूल्स, ठीक है। ये जो एक्ट है ना, इसको आप ऐसे मान के चलो जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसके बेसिस पे अपनी पूरी पॉलिटी चलती है, ये वो एक्ट है जिसके बेसिस पे आप देखोगे इंडिया का पूरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, संरक्षण चलता है, ठीक है। ये एक्ट बनाया इसलिए गया था ताकि हम जो अपने वन्य जीव है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इवन प्लांट स्पीशीज हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, उनको सिक्योर कर सके, इंश्योर कर सके कि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, ठीक है, उनकी इलीगल हंटिंग, पोचिंग वगैरह नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा इसी एक्ट में देखो एक तो हो गया 6 शेड्यूल्स जो हम आगे जाके एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली 6 शेड्यूल्स है कैसे? इसमें देखो पहले जो 4 शेड्यूल्स है ना, वो तो बेसिकली क्या है कि एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। शेड्यूल 1 मतलब अगर इसमें कोई एनिमल का नाम आता है और आपने उसको किल कर दिया, इलीगली हंट कर दिया, पोच कर दिया, तो फिर क्या होगा? आपको मैक्सिमम पेनल्टी मिलती है। इसमें हो सकता है कि आपको डेथ पेनल्टी भी मिल जाए, ठीक है, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है। और शेड्यूल 4 में अगर कोई एनिमल का नाम लिखा है तो उसमें आपको थोड़ी सी कम पेनल्टी मिलेगी। मतलब 1 सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, फिर 2 उससे थोड़ा कम है, फिर 3 उससे थोड़ा कम है और 4 उससे थोड़ा कम है, ठीक है।
ये चारों जो शेड्यूल्स है ना, ये एनिमल्स और बर्ड्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका 5वां शेड्यूल। ये आप पता सोचोगे बहुत ही अजीब सा शेड्यूल है, क्योंकि इसके अंदर अगर किसी एनिमल का नाम आ जाता है या बर्ड का नाम आ जाता है या कोई भी स्पीशीज का नाम आता है तो उसको आप किल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे एनिमल्स बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मिन। बेसिकली ये वो स्पीशीज होती हैं, ये वो कुछ प्रजातियां होती हैं जो कहीं ना कहीं आप देखोगे ह्यूमंस के लिए लॉसेस का काम कर रही हैं या उनके लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचा रही है, और इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि थोड़ा बहुत अगर आपने उनको वहां से हटा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनके सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे मतलब बर्ड स्पीशीज वगैरह को हम लोग वर्मिन का नाम देते हैं। और फिर होता है आपका शेड्यूल 6, ठीक है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जो आप नहीं चाहते कि हर जगह उगे। मोस्टली जैसे आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नहीं होते, जैसे रेड वेंडा, ब्लू वेंडा वगैरह, ठीक है। तो ये आप देखोगे ऐसे प्लांट्स हैं जो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में उगते हैं, जो हर जगह उगाए जाने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए कि उनको बिना पूछे आप नहीं उगा सकते परमिशन के बिना, ऐसे प्लांट स्पीशीज को हमने शेड्यूल 6 में डाला है। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया दिया है, हम इनके हर एक शेड्यूल को डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब है क्या कि 6 शेड्यूल्स में कहीं ना कहीं आपने अलग अलग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। और तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है अधिनियम के अंदर, वो है आपका प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसके बारे में मैंने आपको वैसे भी पिछली 2 क्लासेस में बताया था कि भैया हमने क्या करा है, एक संरक्षित क्षेत्र का प्रॉपर नेटवर्क बनाया है, जिसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और आपके टाइगर रिजर्व भी आते हैं। याद रखना, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आते हैं। हमारे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का जो अपने इस अधिनियम के अंदर जो आता है, उसके अंदर सिर्फ यही 5 चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ओके। अब आप ये देखोगे कि हम लोग शेड्यूल 1 की तरफ चलते हैं। हम लोग एक एक करके सारे स्केड्यूल लेंगे और एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे स्केड्यूल्स को ढंग से समझते हुए भी चलेंगे, ठीक है। देखो, इसके पहले ना मैं ये आपको स्केड्यूल 1 पढ़ाऊं। अगर आप इस एक्ट को एक बार हम क्या करते हैं, इसको एक्ट को ऑनलाइन देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से आप इसका बेयर एक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इनफ यहाँ पे सब्सटेंस दे रही हूँ कि आप 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर ऐसे तक भी लिख के आ सकते हो, अगर आपको प्रॉपर इस पे ऐसे लिखने को बोला जाए, ठीक है। यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे ऐसे गूगल पे टाइप करोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कंसिडरिंग कि आप इंडिया में ही हो, तो वो आपको इंडिया के सर्च रिजल्ट्स ही दिखाता है। तो यहाँ पे देखो, पहली लिंक जो आ रही है वो इंडिया कोड की आ रही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको देखो ऐसे कुछ दिखेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे आप एंट्रीज चेंज कर सकते हो, आप 100 एंट्रीज भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे सेक्शंस दे रखे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि हर सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, ये सिर्फ आप अपनी आंखों के उसके लिए देख लो, लेकिन इतना आपको डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इवन आपको जो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी जितना आपको काम का चाहिए ना, उतना मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 6 ही चैप्टर्स है और लगभग 150 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये देखो, आपका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 अथॉरिटीज, चैप्टर 3 हंटिंग, फिर 3A के अंदर प्रोटेक्शन, चैप्टर 4 में प्रोटेक्टेड एरियाज, ये देख लो, चैप्टर 4A में सेंट्रल जू, चैप्टर 4B, ये 4A, 4B, 4C, जब भी ABC आ रहा है इसका मतलब है कि वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, ठीक है। NTCA, फिर 4C में आपका ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। फिर चैप्टर 5 हो जाएगा, जिसमें आप ट्रेड एनिमल्स के पार्ट्स और उन सबकी ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। चैप्टर 5A मतलब ये बाद में ऐड हुआ है, प्रोहिबिशन करना है ट्रेड का। चैप्टर 6 में हमें ऑफेंसेस जो होते हैं उसका प्रिवेंशन और डिटेक्शन। चैप्टर 6A में कि प्रॉपर्टी अगर आप कुछ इलीगल हंटिंग से लेते हो तो पनिशमेंट तो मिलेगी, साथ में जो आपने लिया है ना, अगर टाइगर के नेल्स लिया, एलिफेंट का टस्क लिया, तो वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। और चैप्टर 7 आपका मिसलेनियस, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे तो आपको बेयर एक्ट भी इजीली मिल जाएगा। ये देखो, आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टाइप किया, ये देखो सेकंड जो उसका लिंक आ रहा है, ये अपना PDF फाइल आ रहा है जो कि अपना बेयर एक्ट का है। तो ये इसका बेयर एक्ट है, चाहो तो पढ़ लेना, फ्री टाइम हो तो। वैसे मैं कहूंगी, रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी कि आपको पढ़ना चाहिए। और ये अपना विकिपीडिया पेज एज यूजुअल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो मुझे आपको सिर्फ दिखाना था कि कहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, मैं आपको अच्छे से एक एक चीज पढ़ाती चलूंगी, बट आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखो, सबसे पहली बात याद रखना, इस एक्ट में जैसे हंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी को हंट कर रहे हैं, हम किसी को मार रहे हैं, ठीक है, शिकार पे जा रहे हैं। लेकिन अपनी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके अंदर हंटिंग का मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि आपने किसी चीज को किल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने उसको पॉइजन करने की कोशिश करी है, या आपने कोई कैप्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइल्ड में घूमते हुए एनिमल को, आपने कोई कैप्टिव हुआ हुआ एनिमल को भी अगर आपने किल करने की, पॉइजन करने की, ठीक है, कोशिश करी है, या फिर आपने इंटेंशन भी रखा था वैसा, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर ट्रैपिंग भी आ जाएगा, कैप्चरिंग भी आ जाएगा,
ठीक है, या फिर आपने उसके किसी बॉडी पार्ट को हार्म करने की, इंजर करने की कोशिश करी है। तो हंटिंग यहाँ पे एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसमें आप देखोगे बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि जनरली इस एक्ट के अंदर बोला है कि आप हंटिंग नहीं करोगे एक्सेप्ट 3 चीजों से। पहला कि एनिमल जो है वो ह्यूमन लाइफ को खतरा हो चुका है। ठीक है, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि हंटिंग, जो कि मैंने आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन बताई है, आप हंटिंग नहीं करोगे जब तक कि पहला चीज क्या है कि भैया एनिमल जो है वो हमारी ह्यूमन लाइफ को खतरा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना, बहुत एक टाइग्रेस थी अभी रिसेंटली जिसपे आप देखोगे शेरनी मूवी भी बनी थी। तो वो जरा कौन सी टाइगर पे मूवी बनी थी, टाइग्रेस पे मूवी बनी थी, जो आप देखोगे ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा बन गई थी। ऐसे जरा 3 टाइगर्स के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो जिनका सरकार ने आप देखोगे उनको मारा था, इवन दो शेड्यूल 1 एनिमल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ को खतरा बन गए थे। ठीक है, सेकेंड है आपका मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग मतलब क्या होता है कि भैया जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं ना यूथनेसिया की, जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेड किलिंग, कि भैया किसी की तबीयत बहुत खराब थी, टर्मिनली इल है, उसके वापस रिकवर होने के चांसेस बहुत कम है। तो बेसिकली आप चाहते हो कि वैसी तड़प तड़प के लाइफ ना जिए, आप उसको एक बार में शांत कर देना चाहते हो। ठीक है, तो वैसे आप देखोगे कई बार क्या होता है, एनिमल्स बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं, कई बार डिजीज हो जाते हैं, कई बार इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिखता है कि वो इतने पेन में है, वो नहीं झेल पा रहे हैं, तो आप चाहते हो कि हम उनको मतलब थोड़ा सा हेल्प कर दें जल्दी डेथ में, ताकि उनका पेन रिलीज हो जाए। ठीक है, और तीसरा होता है कई बार कि वो हार्म करते हैं या थ्रेट बन जाते हैं ह्यूमन प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, आप जैसे हमारे प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे कैटल्स वगैरह हो गई, उनको खा जाते हैं कई बार। ठीक है, या फिर हमारे स्टैंडिंग क्रॉप को पूरा नष्ट कर देते हैं, तो उस केस में भी आप देखोगे एनिमल्स को हंट किया जा सकता है। बट हमेशा याद रखना कि आप है ना, जैसे कोई भी एनिमल को मारोगे उसके पहले पूरी कोशिश करोगे कि उसको आप कैप्चर करके कहीं और रिलोकेट कर दो, अगर वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है वहां के ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ स्टॉक के लिए। ठीक है, आप कभी भी किलिंग जो होता है या हंटिंग जो होता है वो हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, और ये सारा काम जो होगा हमेशा जो उस स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा ना, उसकी परमिशन के साथ होगा। उसकी परमिशन के बिना कभी भी ये वाला काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक होता है, दूसरी चीज और होती है कि हमारे यहाँ पे जो हंटिंग होती है, सपोज करो कि आप नेशनल पार्क वगैरह में घूम रहे थे और मतलब आप पे किसी एनिमल ने अटैक कर दिया। ठीक है, तो वहां पे हंटिंग क्या होता है, आप सेल्फ डिफेंस में कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट को कि भैया आप सेल्फ डिफेंस में हंटिंग किए थे और आपने जानबूझ के हंटिंग नहीं करी और वहां से आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मतलब कोई भी आपको बॉडी पार्ट्स या ट्रॉफी वगैरह ऐसे कुछ हासिल नहीं हुई है जिसको बेच के आप मार्केट में कुछ पैसा कमा सको। ठीक है, तो ये मोटा मोटा था जिसमें मैंने आपको एक बार हंटिंग का एग्जाम्पल और थोड़ा सा उसका बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 क्या होता है, देखो शेड्यूल 1 में जितनी भी आपकी मोस्टली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है ना, वो सारी आप देखोगे शेड्यूल 1 के अंदर आती हैं। ठीक है, ये वो स्पीशीज होती है जिनको आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देते हो। ठीक है, और इसलिए अगर आप इस शेड्यूल को वायलेट करते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी आप देखोगे पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, इसमें वही है कि हंटिंग के सारे लॉज होते हैं और यहाँ पे आप हंटिंग कर ही नहीं सकते। देखो मैंने आपको 3 कारण बताए थे हंटिंग के। यहाँ शेड्यूल 1 वाले एनिमल्स की हंटिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि वो आपकी ह्यूमन लाइफ को खतरा नहीं है। बाकी 2 चीजों में आप शेड्यूल 1 के एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते। जो मैंने आपको बाकी 2 चीजें बताई थी ना जिसके लिए आप हंट कर सकते हो, वो शेड्यूल 2, 3, 4 के एनिमल्स को कर सकते हो, शेड्यूल 1 के एनिमल को नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब क्या है कि आपने एनिमल्स को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देने की बात करी है। ठीक है, तो जितने भी आपके जैसे लेपर्ड्स हो जाएंगे, चीता हो जाएगा, टाइगर हो जाएंगे, लायंस हो जाएंगे, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, डॉल्फिन्स हो जाएंगी, ये सारे आप देखोगे इसके अंदर ही आते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे जो ब्लैक बक नहीं है जिसके ऊपर सलमान खान का पूरा केस चला था, वो भी शेड्यूल 1 का ही एनिमल था, इसलिए आप देखोगे ये केस इतना बड़ा हो गया था। ठीक है, फिर आते हैं आपके शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में भी कुछ एनिमल्स की लिस्टिंग होगी, लेकिन इनमें क्या होता है कि आप हंटिंग वगैरह एक तो वो तीनों कारणों की वजह से कर सकते हो, दूसरा है कि यहाँ पे जो पनिशमेंट होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू शेड्यूल 1 में जो होती है। ठीक है, मतलब इनको थोड़ा कम प्रोटेक्शन है एज कम्पेयर टू शेड्यूल 1, लेकिन प्रोटेक्शन इन्हें भी है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे इंसेक्ट्स, सिवेट्स, स्क्विरल्स वगैरह ये सब आती हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि शेड्यूल 1 और 2 से थोड़ा इनको सबसे कम प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन इसमें भी कुछ आपने स्पीशीज वगैरह के नाम लिखे हैं, मोस्टली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इनका संरक्षण करना चाहते हो, तो पेनल्टी अगर आप वायलेशन करोगे तो पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन जो पनिशमेंट होगी वो थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के एनिमल से। ठीक है, फिर आते हैं आपके शेड्यूल 5 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मेंस। मैंने आपको बताया था ना, बेसिकली ये क्या होता है, ये वो एनिमल्स होते हैं जो हो सकता है कि कहीं पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, कहीं पे आप देखोगे आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं और इनका नंबर इतना सफिशिएंट है, कोई एंडेंजर कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप टेम्परली, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ऑर्डर निकालता है, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट कभी ऑर्डर नहीं निकालती है,
सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ऑर्डर निकालता है कि भैया ये वाले जो एनिमल्स हैं इनको शेड्यूल 5 में लिया जाता है, तो इनकी हंटिंग अलाउड होती है, ठीक है, इनका किलिंग करना अलाउड होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मंदिरों के आसपास जो मंकीज वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे उनको कई बार आप देखोगे वर्मिन की कैटेगरी में डाल देते हैं, पिग्स को कई बार वर्मिन की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है, रैट्स को कई बार वर्मिन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये वो एनिमल्स हो सकते हैं जिनको प्लेन भाषा में हम बोलते हैं कि इनको हंट किया जा सकता है और इसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। और फिर आता है आपका लास्ट स्केड्यूल जो होता है स्केड्यूल 6, ठीक है। ये जो स्केड्यूल है या शेड्यूल है ये बेसिकली होता है रेयर प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये वो प्लांट्स होते हैं जो एक तो आप देख सकते हो काफी स्पेशल होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एंडेमिक होते हैं और चूंकि आप ये देखोगे इतने स्पेशल होते हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये इनका जो ग्रोथ होता है, इनका जो प्रोपगेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो इनको आप चाहते हो कि ये प्रोटेक्ट किए जाएं कोई आलतू फालतू ट्रेड से, कोई इलीगल आप देखोगे तरीके का कोई भी एक्टिविटी से। आप नहीं चाहते कि इनको कोई अप्रूव करके ले जाए और यहाँ की जो विविधता है वो भी खत्म हो जाए, या फिर आप नहीं चाहते कि इनको कोई कमर्शियली एक्सप्लॉइट करे बिना लाइसेंस के, बिना आप देखोगे लोकल जो लोग होते हैं उनको बेनिफिट दिए हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो 6 स्पीशीज हैं प्लांट्स की जो शेड्यूल 6 के अंदर आती हैं। आप इस 6 स्पीशीज के नाम लिखोगे क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो, एक तो है आपका ब्लू वेंडा, एक है आपका रेड वेंडा, ठीक है, एक है आपका कुथ, ओके, एक है आपका पिक्चर प्लांट जो इंसेक्टिवोरस होता है ना, जो ऐसे इंसेक्ट्स को फ्लैप के अंदर दबा के खा जाता है, ठीक है। फिर एक है आपका ऑर्किड स्पीशीज, लेडी स्लिपर ऑर्किड, ठीक है, और एक है आपका बेडोम साइकैड स्पीशीज, ठीक है। तो ये 6 स्पीशीज हैं, ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, कुथ, आपका ऑर्किड स्पीशीज, ठीक है, लेडी स्लिपर ऑर्किड, फिर आपका पिक्चर प्लांट और आपका बेडोम साइकैड स्पीशीज। ये 6 स्पीशीज है जो अभी आप देखोगे इसके अंदर आती है। मोस्टली आपको 6 की 6 स्पीशीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही देखने को मिलती है। तो इनको आपने एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया है, मतलब इन प्लांट्स को आप अपने घरों में नहीं उगा सकते विदाउट सरकार की परमिशन। उगाओगे तो पेनल्टी लगेगी, पकड़े गए तो मतलब वही चीज है कि और उगेंगे भी नहीं, मतलब आप मैं जहाँ रहती हूँ वहां तो उगने का सवाल ही नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले प्लांट्स है ये, बट अगर उग भी गए तो आपको पता है कि पेनल्टी इसमें हाई है, ठीक है। एक तो ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये है कि देखो, ये तो था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो हमने वो समझ लिया, हमने सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में समझ लिया, हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क था उसके बारे में समझ लिया, ठीक है। अब है ना, लास्ट टाइम मैंने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का अंतर बताया था, ठीक है। तो उस अंतर में 1-2 चीजें और हैं। देखो, एक तो पहली बात है कि ये आई थिंक मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर कर रही हूँ कि जो नेशनल पार्क होता है ना, इसकी जो बाउंड्री होती है वो याद रखना कि वो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट तो कर सकता है, लेकिन जब आप इसको नेशनल पार्क घोषित करोगे ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के साथ होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट निकलता है ना इंडिया वाला, उसके अंदर आप देखोगे घोषित किया जाता है कि आज से ये नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। और फ्यूचर में अगर आपको कोई बाउंड्री चेंज करनी हुई तो आपको फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी उसकी परमिशन लगती ही लगती है। आप बिना उसकी परमिशन के इसकी बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो चीज ये वाली हो जाएगी, ठीक है। फिर आप देखोगे दूसरी चीज क्या थी कि अपना जो देखो, नेशनल पार्क जो होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए बना रहे हो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा अपग्रेड करोगे तो आप नेशनल पार्क पे पहुंचते हो, ठीक है। नेशनल पार्क को याद रखना, बहुत ज्यादा सेंट्रल फंडिंग भी मिलती है, इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे राजस्थान में जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे वो लंबे समय तक आप देखोगे हमने सेंट्रल को बोल रखा था कि प्लीज इनको नेशनल पार्क का दर्जा दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपको बहुत सारी वहां से फंडिंग भी मिलती है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी। एक सेंट्रल जू अथॉरिटी जो इसके अंदर आती है उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो जूस वगैरह होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग करना, जू में जो एनिमल्स वगैरह हो रहे हैं उनको चेक करना टाइमली कि उनको खाना पीना मिलता है नहीं मिलता, उनका प्रॉपर प्रोटेक्शन होता है या नहीं होता, ठीक है। और साथ में कई बार आप देखते होगे कि हमारा जू किसी विदेशी जू के साथ कोई एनिमल्स वगैरह एक्सचेंज करता है, तो उसमें भी आप देखोगे ये काम करने में कौन हेल्प करता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। तो जो भी आपके जू का मैनेजमेंट प्लान बन रहा है, कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह कुछ करवानी है, ठीक है, आपको प्राइवेट जू अगर एस्टैब्लिश भी करना है तो आपको सेंट्रल जू अथॉरिटी की प्रॉपर परमिशन लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक और बॉडी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है आपकी NTCA। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है ये इस वक्त, ठीक है। 2005 में आप देखोगे इस अधिनियम में थोड़े चेंजेस करे गए थे, संशोधन किया गया था और NTCA की एक बॉडी लाई गई। हुआ क्या था, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 2 टाइगर टास्क फोर्स बनी है आज तक। एक तो पहली थी जो 1970s में बनी थी और दूसरी थी जो आप देखोगे 2005-6 के आसपास बनी थी। ये 2005-6 वाली जो है ना, ये वो सुनीता नारायण वाली टास्क फोर्स है, ठीक है। तो आप देखोगे इस टास्क फोर्स के अंदर क्या हुआ था कि बेसिकली ये टास्क फोर्स ने पता किया कि जो
राजस्थान में अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहां पे अब कोई भी टाइगर बचा हुआ नहीं है, ठीक है। वहां पे इतनी हंटिंग पोचिंग इलीगल तरीके से हो चुकी थी कि वहां पे आई थिंक 20-25 टाइगर शायद एग्जिस्ट करते थे, और अब वहां पे एक भी टाइगर नहीं था। और हुआ क्या था कि वहां पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी वो तो ये बात कबूल करने को तैयार नहीं थी, तो एक प्रॉपर सीक्रेट टेप रिलीज हुआ था गलती से, जिसमें आप देखोगे वहां के लोकल्स ने बताया था कि वहां पे अब एक भी टाइगर नहीं है। मतलब ऑन पेपर आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन रियलिटी में वहां पे एक भी टाइगर नहीं है। तो वहां पे जब छानबीन करी गई तो वहां पे एक भी पगमार्क भी मिला नहीं था, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इससे सरकार जो थी वो हरकत में आई, और फाइनली आप देखोगे एक सेकंड टाइगर जो टास्क फोर्स थी उन्होंने फिर ये बोला कि हमें प्रॉपर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनानी पड़ेगी, और हमें टाइगर रिजर्व वगैरह भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से आप देखोगे एनटीसीए का गठन होता है, एनटीसीए प्रॉपर बॉडी बन के आती है, हमारे यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, और हर 4 साल में 2006 से उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, टाइगर एस्टिमेशन या फिर टाइगर सेंसस, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे आपका एनटीसीए और टाइगर सेंसस का पूरा कहानी आता है। और इसके बाद जो एक और बॉडी आती है वो आती है आपकी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। ये भी आपकी 2006 में लाई गई थी। इसका काम जो होता है ये ऑन द ग्राउंड नहीं होता, इसका काम मोस्टली इंटेलिजेंस रिलेटेड जो चीजें होती है वो कलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये एनफोर्समेंट का काम नहीं करती है, सिर्फ इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ वगैरह पे। तो आपने अभी हॉट नेट का नाम आपने बहुत सारे इसके ये बहुत सारे ऑपरेशन करती रहती है, जिसमें अगर कोई ट्रैफिकिंग नेटवर्क चल रहा है इलीगल, आप देखोगे तरीके से ऑनलाइन कुछ सेलिंग या लिया बेची हो रही है किसी एनिमल्स की, एनिमल पार्ट्स वगैरह की, तो उसको बस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो इसने एक बहुत आप बोल सकते हो एक यूनिक ऑपरेशन चलाया था, जिसकी वजह से WCCB को वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे अवार्ड भी दिया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम जरूर मुझे बताना, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, जिसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो है आपका इको सेंसिटिव जोन्स का। तो अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन यानी ESZ के बारे में। देखो ये ESZ अभी इस वक्त न्यूज में भी है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है, तो इसको आप ढंग से करके जाना। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, सबसे पहली बात तो यही जान लो कि अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। लेकिन इससे हटके एक 1986 में हमारे पास एक्ट आया था, जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। अब ये जो अधिनियम था ना, इसके अंदर भी बहुत सारी बॉडीज बनी है, जैसे आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा आप देखोगे जितने भी आपके वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, आपका हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये सारे आप देखोगे इसी अधिनियम के तहत निकाले जाते हैं। इसके अलावा आप ये देखोगे कि इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक तो आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है, और दूसरा आपका आता है इको सेंसिटिव जोन्स का, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं ना कि 2 अधिनियम जो पर्यावरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको आपकी टिप्स पे याद होने चाहिए, वो ये 2 हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही इतने बड़े हैं कि इसके अंदर एक तो बहुत सारी बॉडीज बनाई गई है, उसके अलावा ही आप देखोगे इसी के अंदर मेजर जो अपने काम होते हैं वो इन्हीं दोनों एक्ट के अंदर, पेनल्टीज ऑफेंसेस इन्हीं दोनों एक्ट के अंदर लगाए जाते हैं। तो कभी अगर गलती से आप NGT का कोई केस पढ़ लो और उसमें हियरिंग देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि मैक्सिमम जो केसेस होते हैं ना वो इन दोनों एक्ट के अंदर ही फॉल करते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों के अंदर पेनल्टियां लगाई जाती हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे सबसे पहली बात तो ये, अब इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि सपोज करो आपने किसी एरिया को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे कोर बफर बना दिया आपने, इसको प्रोटेक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना के बराबर है, ठीक है। और सडनली आप देखोगे इस पार्क के जस्ट बाहर लोगों ने घर बना लिए, लोगों ने टाउनशिप्स खड़ी कर ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली। तो अब ऐसी चीज ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि आपका नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है वो तो फिक्स्ड है, उसी तक आप देखोगे प्रोटेक्शन है, उसके बाहर तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो चूंकि आप बिल्कुल ही एकदम प्रोटेक्टेड एरिया से एकदम ही नॉन प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब बीच में कुछ और है ही नहीं, ट्रांजिशन बफर जोन जिसको हम बोलते हैं ना, आप वो वाला बफर मत लो नेशनल पार्क का, वो तो एनिमल्स का बफर है। अरे भाई इसका बफर कौन देगा कि भाई आपको प्रोटेक्शन था और फिर एकदम बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये वाला जो बफर होता है ना, इसको क्रिएट करने के लिए आप देखोगे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। तो जैसे आपके नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो इनके आसपास का, इनकी बाउंड्री से 1 से 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, ठीक है, राउंड सर्कल ले लो, तो वो जो एरिया होता है ना, जनरली उतने एरिया को हम लोग इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस एरिया में आपकी 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं।
कुछ एक्टिविटीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि ये अलाउड है या फिर परमिटेड है, कुछ एक्टिविटीज होती है जो हम बोलते हैं कि ये प्रोहिबिटेड है, ये बिल्कुल ही निषेध है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज होती है जो अलाउड है लेकिन कुछ रेगुलेशंस के साथ, जिनको हम बोलते हैं ये रेगुलेटेड है। फिर से बोल रही हूँ, इसमें क्या होता है, चूंकि एकदम ये तो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया था और एकदम नो प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसके बीच में जो एरिया पड़ता है इसको हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, ये जो इको सेंसिटिव जोन होता है, आप इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, कुछ जो कंप्लीटली अलाउड है जहां पे आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, एक जो कंप्लीटली निषेध है, बैंड है, जहां पे आपको अलाउड ही नहीं है, और तीसरी जो रेगुलेटेड है जिनको आप परमिशन ले सकते हो, कुछ हद तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके की एक्टिविटीज आपके ईएजेड में होती हैं। आइडिया ये रहता है कि आपको एकदम से हाई प्रोटेक्शन से नो प्रोटेक्शन की तरफ बीच में एक बफर जोन मिल जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, जो भी आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हो, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप देखोगे घोषित किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज एकदम आप देखोगे पार्क के बिल्कुल जस्ट बाजू में नहीं होंगी, थोड़ा उनको बफर मिल जाएगा। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि एनिमल्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वो अपने टाइगर रिजर्व से बाहर घूमते हुए मिलते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इतना ही घूमेंगे ना उस एरिया से बाहर। तो एटलीस्ट क्या होगा कि अगर उसके बाहर का जो एरिया होगा उसको आपने ईएजेड घोषित कर दिया, तो उनको भी एक बफर एरिया मिल जाता है कि कई बार अगर वो भटक गए, बाहर आ गए, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ह्यूमन से उनका इंटरफेरेंस हो जाएगा, या ह्यूमन से आप देखोगे डायरेक्ट उनको कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीके का इनको हम क्या बोलते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, अगर कल को कोई एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, तो एटलीस्ट नेशनल पार्क को हार्म नहीं करेगी, क्योंकि बीच में क्या है, एक शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, समझ में आया। और साथ में इन सीटू कंजर्वेशन में तो ये हेल्प करती ही करती है। तो रिसेंटली आप देखोगे राजस्थान में ओके, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो राजस्थान में अभी रिसेंटली एक ईएजेड घोषित किया गया था, तो वो जरा बताना कि किसके अराउंड के एरिया को ईएजेड घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और कितने किलोमीटर का एरिया हमने ईएजेड में डाला था। ठीक है, अब ये एस नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये है कुछ एक्टिविटीज जो परमिटेड होती है ईएजेड में। मैंने आपको बताया ना 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है, कुछ परमिटेड, कुछ निषेध और कुछ रेगुलेटेड। तो परमिटेड एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, जैसे आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें आप किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे हो, पर्यावरण का भी नुकसान नहीं कर रहे हो। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कुछ एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सारी एक्टिविटीज क्या होती है, अलाउड होती है। अब कुछ एक्टिविटीज होती है कि भाई हमने कचरा ही जाके वहां पे डंप कर दिया, हमने कंप्लीटली डिफॉरेस्टेशन कर दिया, एनिमल्स वगैरह की पोचिंग, हंटिंग, ये सब कर रहे हैं, या वहां पे कोई बहुत ही पोल्यूटेड इंडस्ट्री डाल रहे हैं। ठीक है, तो कमर्शियल तरीके से माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कंप्लीटली निषेध होती हैं ईएजेड एरिया में। ठीक है, और फिर कुछ एक्टिविटीज होती है जो रेगुलेटेड होती हैं, जिन पे आपको नजर रखनी होती है, जो एक लिमिट तक करोगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उस लिमिट के बाहर करोगे तो वो पर्यावरण को, वहां के आप देखोगे आसपास के इलाके को नुकसान पहुंचाएंगी। जैसे आप देखो 2 चीजें होती है, एक होता है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है फेलिंग। इन दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है बिना माइंडफुल हुए, मतलब माइंडलेसली जब आप बस पेड़ों को काटते रहते हो, बिना ये देखे कि कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, कौन कितना कार्बन स्टोर कर रहा है, किसका महत्वता ज्यादा है, आप बस पेड़ों को काटने में लगे हुए हो अपनी ग्रीड के लिए, वो होता है डिफॉरेस्टेशन। एक होता है फेलिंग। फेलिंग क्या होता है, जब आप माइंडफुल तरीकों से पेड़ों को काटते हो, आप ये देखते हो कि भैया जो बहुत ही पुराना पेड़ हो गया है, वैसे भी अब वो कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता नहीं है, तो आप उसको काट देते हो और उसकी जगह आप नया पेड़ उगाने की कोशिश करते हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर सके एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो जब आप साइंटिफिक तरीके से आप पेड़ों को काटते हो तो उसको हम फेलिंग बोलते हैं। तो फेलिंग अगर रेगुलेटेड तरीके से की जाए तो अच्छी है, लेकिन अगर वही माइंडलेस बन जाए तो वो डिफॉरेस्टेशन बन जाती है। इसलिए फेलिंग आप देखोगे रेगुलेटेड एक्टिविटी के अंदर आता है। आपके बहुत सारे होटल्स नहीं बने हुए, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, उसके आसपास में आप देखोगे पूरी होटल इंडस्ट्री आ गई है। तो ये जो होटल पूरे खड़े जो हुए हैं, ये क्या होता है, रेगुलेटेड होते हैं। आप ऐसे अनलिमिटेड तरीके से बहुत सारी आप जनरली देखोगे ये जो नेशनल पार्क्स के आसपास होटल्स होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करते हैं, वो ज्यादा वर्टिकल नहीं खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह डाल रहे हो, एग्रीकल्चर की कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या होती है, इन एरियाज में रेगुलेटेड होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के जो टॉपिक्स थे वो दोनों यही थे। एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था और एक आपका ईएजेड था। तो मैंने आपको काफी सारी चीजें तो वैसे बोली है होमवर्क में, लेकिन इसके अलावा आप मुझे क्या करोगे, कमेंट्स जो अपना सेक्शन होता है वहां पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ पे दिया था। ठीक है, उसके बारे में जरा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मुझे बताओगे। ये भी बहुत छोटा सा एक्ट है, इसमें एक बहुत ही प्यारी एनवायरमेंट की डेफिनेशन दे रखी है,
इसके अंदर भी एक बॉडी बता रखी है जो बनाई जाएंगी, इसके अंदर कुछ पेनल्टीज और ऑफेंसेस बताए गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप मुझे 5 पॉइंट बताओगे जो इस एक्ट को डिफाइन करते हैं। इससे क्या होगा कि मैक्स टू मैक्स इसमें से आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होगा, हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।